हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को लेके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं अलग से मेंशन किया हूं और अलग से डिस्कस करना चाह रहा हूं। रीजन ये है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को लेके लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और कंफ्यूजन तब होगा जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आप नॉर्मली इस केस पे पढ़ोगे तो यहां पर कंफ्यूजन आपको नहीं होगा जब आप बुक्स पे चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ोगे, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके जब आपको ऑप्शन सेट करेगा तो प्रॉब्लम वहां पर होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों को पैरेलली कंपेयर करके बात करने वाला हूं। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली रेसिस्टेंस को समझते हैं, फिर रेसिस्टिविटी को समझेंगे और इसके बाद दोनों के बीच कंपैरिजन में देखेंगे कि एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या चीज होता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस को लेके। तो यहां पे अगर मैं जैसे रेसिस्टेंस की बात करता हूं तो रेसिस्टेंस होता क्या चीज है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ को लेके बात किया हुआ था और ओम्स लॉ में हमारा जो रिलेशन आया हुआ था वो रिलेशन क्या आया हुआ था, V इक्वल टू आई आर, यही हमारे पास रिलेशन आया था। और V इक्वल टू जो आपका आई आर रिलेशन आया हुआ था, तो याद है मैंने आपको R के बारे में कहा था, R इज द रेसिस्टेंस। लेकिन ये जो हमारे पास R है, इस R को मैंने वहां पर प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था और मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो अब शुभ घड़ी आ गई है कि जहां पर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं R को लेके बात करूं तो देखिए R इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, R इक्वल टू होगा हमारे पास V बाई आई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं क्या कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर, मतलब R और I के बीच में अगर रिलेशन देखें तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपको दिख रहा है। मतलब यहां पर जो आपको R दिख रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, इसका ये मतलब है क्या कि अगर बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण उस बॉडी के अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो कम होगा। उसी का अपोजिट आप बोल सकते हो कि यदि अगर किसी बॉडी में रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण इस बॉडी में जो आपका करंट फ्लोइंग है, ये करंट फ्लोइंग आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब समझिए यहां पर जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को लेके बात कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस के साथ हमको करंट का वेरिएशन किस तरीके से दिख रहा है। देखिए अब मैं यहां पर अगर रेसिस्टेंस को डिफाइन करना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या रेसिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है। मतलब ये जो हम लोग रेसिस्टेंस को लेके बात कर रहे हैं, ये रेसिस्टेंस में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 अपोज द करंट फ्लोइंग, ठीक है। 8 अपोज द फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ करंट। मतलब किसी भी चालक के अंदर अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये क्या करता है, उसको रोकता है, अपोज कर रहा है रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो यहां से ये जो हमको समझ में आया, ये हमारा था क्या, रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये जो हमने बात किया है रेसिस्टेंस को लेके बात किया है और कहीं ना कहीं हम लोग इसकी यूनिट को भी देख चुके थे कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस की अगर हम लोग यूनिट देखें तो यूनिट हमारे पास क्या आया हुआ था, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। अगर हमसे बोलता है 1 मिली ओम तो 1 मिली ओम का मतलब होता है क्या, डेट इज 10 टू पावर -3 ओम। और अगर हमसे बोलता है 1 माइक्रो ओम तो 1 माइक्रो ओम में आपको क्या मिलेगा, 10 टू पावर -6 ओम, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ जो हम लोग डिफरेंस को लेके बात कर रहे थे। तो आई होप आपको ये जो रेसिस्टेंस वाली कहानी, ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टेंस हमारा किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमको क्या क्या मिल सकता है। तो फर्स्ट चीज अगर हम लोग देखें यहां पर तो सबसे पहला आप बोल सकते हो क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल। याद है हमने ओम्स लॉ में कुछ पैरामीटर जो फिजिकल कंडीशन था उसको हमने सेम लेके चले हुए थे। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर अगर आप फर्स्ट देखोगे, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल पे आप क्या समझ सकते हो, देखिए आपका जैसा मटेरियल अलग अलग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, रेसिस्टेंस आपको कम ज्यादा वेरिएशन आएगा।
आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है कि किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है या किस मटेरियल का रेसिस्टेंस कम होता है, या आपको 3-4 मटेरियल दे देगा और उसमें पूछेगा कि किस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो भी है उसको आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेट करिए, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कुछ मटेरियल को आपको एडजस्ट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नेचर ऑफ द मटेरियल को लेके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के मटेरियल हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट है आपका, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर का, लाइन से सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर के बाद अगर जाओगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगा, वो आपको क्या मिलेगा, सिल्वर के बाद जो हम लोग घरों में यूज करते हैं डेट इज द कॉपर। कॉपर के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसके बाद हमको जो मिलता है गोल्ड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो गोल्ड के बाद हमको क्या दिखता है, स्टील, एल्यूमिनियम। गोल्ड के बाद आपको जो आता है वो क्या आता है, ये आपको बनता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद जो नेक्स्ट आपका है ये आपको क्या बनता है, स्टील बनता है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल में जो सबसे ज्यादा करंट फ्लो को अलाउ करेगा, मतलब इस ऑर्डर पे अगर मैं बात करूं और रेसिस्टेंस को लेके बात करूं तो रेसिस्टेंस अगर आप हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे देखोगे तो नो डाउट जिसका देखो करंट फ्लोइंग ज्यादा होगा उसके लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो मान लीजिए कि जिस बॉडी के लिए आपका या जिस मटेरियल के लिए करंट फ्लोइंग ज्यादा है उस मटेरियल के लिए आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो सबसे ज्यादा किस में होगा, सिल्वर में होगा फर्स्ट पे। सिल्वर के बाद होता है आपका कॉपर पे, बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा हो। उसके बाद होता है गोल्ड में, गोल्ड के बाद होता है एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम के बाद होता है स्टील में। और हम लोग आपने देखा होगा हम लोग घरों में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, कॉपर मटेरियल यूज करते हैं। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, ड्यू टू हाई कॉस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अंबानी टाटा बिरला हो तो वहां पर अगर आप सिल्वर मटेरियल यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सिल्वर के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर। कॉपर से कम होगा आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है गोल्ड का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम स्टील का, ठीक है। सेकेंड चीज फ्रेंड्स ये हमसे पूछा जाता है क्या कि यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसा कोई मटेरियल बताइए जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मटेरियल जहां पर मुझे रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज करना हो, तो उस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। नाइक्रोम आप जानते हैं क्या होता है, कहां पर यूज किया जाता है, बता रहा हूं अभी। आप घरों में हीटर यूज करते हो, हीटर जो यूज करते हैं तो उसके जो वायर बने होते हैं वहां पर आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका नाइक्रोम होता है, इस नाइक्रोम के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए जो आपका रेसिस्टेंस है, ये जो हमारे पास नाइक्रोम है और नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस, ये आपको रेसिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका जो रेसिस्टेंस है यहां पर आप लिख सकते हो क्या, आर वेरी हाई, ठीक है। तो ये जो हमको मिल रहा है नाइक्रोम के लिए हो मिल रहा है। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है ये सब एग्जाम में। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन को लेके बात करूं तो इसमें हम लोग क्या क्या कहां यूज करते हैं एप्लीकेशन में, तो एक तो हमारे घरों में जो हीटर होता है वहां पर यूज करते हैं, और जैसे आपका गीजर होता है या जो कॉइलिंग होती है या जो हीटिंग रॉड होती है वहां पर भी हमारा क्या यूज होता है, हीटर। और ये जो हमने हीटिंग रॉड यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो आपका हीटर है ही है और एक आपका क्या मिला हुआ है, हीटिंग रॉड। तो ये सब चीजें जो हमको मिली हुई है, ये आपका जैसे नाइक्रोम को लेके बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। रेसिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस मटेरियल के अंदर जो आपका करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है आता है। तो ये जो हमने बात किया है ये हमारा डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस में ये हमारा पहला पॉइंट दिखा हुआ है, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब जैसे हमारा मटेरियल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस मटेरियल की जो मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या मिलेगा, सेकंड अगर बात करते हैं इस पे तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो हमारे पास लेंथ और एरिया की डिपेंडेंसी होती है, तो सेकंड चीज हम लोग बात करते हैं क्या, लेंथ ऑफ द वायर और बॉडी और कंडक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब है,
अगर किसी बॉडी में बात करते हैं लेंथ को लेके, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब है। अब इस चीज को आप समझिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए ध्यान से देखिएगा, ये सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है, ये हमारे पास जो लेंथ दिया हुआ है, ये हमारे पास L1 है। एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट निकला हुआ है, लेकिन इस चीज को आप ऐसा भी समझ सकते हो। और यहाँ पर एक और हमारे पास वायर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं, L2, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्या, L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। तो अगर हमसे इस केस में बात करता है रेसिस्टेंस को लेकर, मतलब ये हमारे पास अगर L1 है, ये हमारे पास L2 है, और यहां पर अगर बात करता है लेंथ है, तो क्या लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा रेसिस्टेंस वेरी करता है क्या, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बिल्कुल लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा रेसिस्टेंस वेरी करता है। बात यह है कि कैसा वेरी करेगा, लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है, तो ऐसा देखा गया क्या कि जैसे जैसे हम लोग इस वायर का लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ाने के साथ रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, R दैट इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब सीधा सीधा क्या है, जितना आप उस बॉडी या वायर की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आप सीधा सा सोचिए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना स्टार्ट करते हैं, अब आपको बोलेगा जितना दूर चलने के लिए उतना क्या होगा, आपको थकावट होगी। थकावट होने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस आते चले जा रहा है, सीधी सी बात है। तो आप ये समझ सकते हो कि वैसे भी क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग जो होता है दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो इसमें जो आपका करंट फ्लोइंग है वो आपका क्या, जितना दूर तक ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, कि जैसा हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोज इफ लेंथ अगर हम लोग डबल कर लेते हैं, मतलब L इक्वल टू मतलब ट्वाइस कर देते हैं, मतलब L2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L, देन अगर हम लोग इस कंडीशन पे बात करें, देन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारे पास R मिला हुआ है, R आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ R। समझ में आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो क्या कि अगर लेंथ को मैं डबल कर दूं तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस है हमारा क्या हो जाएगा, डबल। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है क्या कि इफ L, तो L इक्वल टू अगर मान लो मैं L/2 कर दे रहा हूं, तो ये देखो मैं L2 कर दे रहा हूं, इसको L1 कर दे रहा हूं, तो L2 इक्वल टू मान लो इनिशियल लेंथ का अगर मैं हाफ कर देता हूं लेंथ को, तो नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, अगर मान लीजिए R2 कर दो और ये R1 कर दो, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस बनेगा लेंथ को हाफ करने पर वो आपका क्या बनेगा, R1/2। तो यहां तक आपको क्लियर है कि ये जो हमारे पास वेरिएशन है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर को लेके बात चल रही है, कि जैसे जैसे हमारा वायर का बॉडी का जो लेंथ वेरिएशन आ रहा है, लेंथ वेरिएशन के साथ आपका क्या है, रेसिस्टेंस चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड कंडीशन को लेके बात करते हैं, और थर्ड कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको आप थिकनेस भी बोल सकते हो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो हम लोग थिकनेस की बात कर रहे हैं ये आपको क्या मिलेगा, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस पे डिपेंडेंसी देखते हैं, यहाँ पर हमने सेकंड वाला पॉइंट देखा हुआ है, L2 इज ग्रेटर देन L1, यहाँ पे लिख देता हूँ L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बाद क्या है हमारे पास, एरिया। एरिया कौन सा मिलेगा हमारे पास, अब सुनिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, ठीक है, कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सुनिए, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बेसिकली आप यहां पर थिकनेस बोल सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये थिकनेस आपको हर जगह यूज नहीं होगा। ये जो हम लोग थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस आपका हर जगह यूज नहीं होगा। क्या थिकनेस होता है, बात करते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप इस कंडीशन पे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर को लेके, तो आपको क्या चीजें देखेंगी, आप इस चीज को समझिए। देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हूं
ये हमारे पास कोई वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब आप इसको काटोगे तो वायर को इस तरीके से काटा जाता है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहां पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यही तो वायर का थिकनेस भी आप बोल सकते हो, वायर की मोटाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो हमारे पास अगर मान लीजिए वायर है, तो यहाँ पर ये जो आपका वायर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस, ठीक है, कंडक्टर का, या आप बोल सकते हो किसका, मटेरियल का। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि अब मैं जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग मेरा रेसिस्टेंस लिनियरली प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा था, वैसे ही अगर मैं एरिया को लेके बात करूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी में मतलब उसके साथ आपका रेसिस्टेंस कैसा वेरी करेगा। कहने का ये मतलब है कि मान लो अगर मैं इसका एरिया बढ़ाऊं, तो एरिया बढ़ाने के साथ आपको रेसिस्टेंस कैसा दिखेगा, बढ़ेगा कि कम होगा। तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया क्या, कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो एरिया है, ये मान लीजिए कि इसका एरिया हम लोग कितना ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, एक और हम लोग वायर ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास वायर है दोनों का लेंथ हम लोग सेम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और ये हमारे पास जो एरिया है इसको हमने A2 लिया हुआ है, लेंथ इसका भी L है, लेंथ इसका भी L है, मतलब दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने थिकनेस सेम लिया हुआ था, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, ये दोनों का एरिया आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये एरिया आपको A1 मिला हुआ है, ये आपको एरिया A2 मिला हुआ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाने के साथ रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितना ज्यादा आपका वायर मोटा होगा, आप ये खुद सोच सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूविंग होगा जितना ज्यादा थिक होगा। अब देखो ये बॉडी पतली है तो बहुत स्मूथली रन कर जा रही है, लेकिन जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाओगे, जब करंट आएगा तो क्या होगा, फैलेगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करने की ज्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि उसको एरिया ज्यादा मिला हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे पर्टिकुलर इस केस में, तो रेसिस्टेंस क्या आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया था कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ाने पर जो आपका करंट फ्लोइंग है वो आपका क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस कम होने का मतलब जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो क्या होगा, आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे आपका एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ने से हमारा रेसिस्टेंस कम हुआ, और रेसिस्टेंस कम होने से हमारा क्या है, जो करंट है वो आपका क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस और एरिया का कैसा रिलेशन आ रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाट इज A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान रखना ये जो आपका A है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेसिस्टेंस और एरिया क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, और इसको आप लिखना चाहते हो तो R into A equal to constant, where R is the resistance and A is the cross sectional area। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बोलता है if, ठीक है, अगर आपने एरिया को 2 टाइम्स कर दिया जैसे हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर if A2 equal to twice of A1, अगर मैंने एरिया को डबल कर दिया तो उस केस में जो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा R2, ये आपको क्या मिलेगा, इनिशियल रेसिस्टेंस का हाफ मिलेगा। तो R2 इक्वल टू R1/2। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इफ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्या, अगर मान लीजिए जो A2 है ये मान लीजिए A1 का हाफ मिल गया, मतलब इनिशियल एरिया का हमने हाफ कर दिया, तो उस केस में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये जो हमारे पास R2 आया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल होने का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1। डबल होने का मतलब क्या दिखेगा, ये ट्वाइस ऑफ R1। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपका A2 है, A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 होगा। यहाँ पर A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ A1 हुआ तो रेसिस्टेंस आपका हाफ हो गया। और यहाँ पर A2 अगर आप देखोगे A1/2, तो उसके रेस्पेक्ट में जो R2 दिखेगा आपको क्या दिखेगा, ट्वाइस ऑफ R1 दिखेगा। क्लियर यहाँ तक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा बना हुआ रेसिस्टेंस की कहानी बनी हुई है,
जहां पर एरिया के साथ क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या दिखेगा, फोर्थ पैरामीटर जिस पे हम लोग बात करते हैं दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है कि टेम्परेचर आपका कैसा डिपेंड कर रहा है, क्या टेम्परेचर के साथ भी हमारा रेसिस्टेंस वेरी करेगा। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। तो देखिए ये रिलेशन आपको क्लियर है, आर अगर लेंथ के साथ बोलेगा तो लिनियरली में है प्रोपोर्शनैलिटी में, एरिया के साथ बोलेगा तो इनवर्सली में है। ठीक है, अभी हम इसको कंबाइन भी करेंगे, वो हम लोग आगे अभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो फोर्थ पैरामीटर है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के साथ आपको क्या मिलेगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पैरामीटर है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर। ठीक है, अब बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशंस की बात हो रही है ये एग्जाम में पूछता है और इसमें कंफ्यूजन आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स को लेके बात कर रहा हूं तो क्या क्या हमारे साथ वेरिएशंस होगा। सबसे पहला चीज देखिए, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास ये वायर है, इस वायर का एक अगर हमने वायर ले लिया तो इसका डायमेंशन तो फिक्स हो गया है। मान लीजिए कि इसका डायमेंशन L है, इसका एरिया जो हमारे पास क्या है A है। क्लियर है, इसका लेंथ हमको L मिला है, इसको एरिया हमें क्या मिला हुआ है, A मिला हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इनिशियल में मान लीजिए अगर मेरा टेम्परेचर T1 मान लीजिए शुरू का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन में मान लो इसकी रेसिस्टेंस अगर R मिलती है, कुछ भी हो सकता है R की वैल्यू, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो उस कंडीशन में जो मुझे R है वो कितना मिलेगा, कम होगा, ज्यादा होगा कि कांस्टेंट रहेगा कि कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि यहां पर जो मैंने R को लेके बात किया हुआ, R इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या कुछ भी हो सकता है, नहीं बोला जा सकता। तो बताइए इस कंडीशन पे आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए और बताइए, क्योंकि ये सब कंडीशंस जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस अगर हमको जानना है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये कंडीशंस को लेके देखिए डिपेंड करता है सबसे पहला चीज कि आपके पास मटेरियल कौन कौन सा है। जो आपके पास मटेरियल होगा उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी करेगा। अब रेसिस्टेंस के साथ आपका किस तरीके से, मतलब जो आपका मटेरियल तो आपने फिक्स कर दिया है, मतलब लेंथ और एरिया फिक्स है ना, आप मटेरियल को चेंज कर रहे हो ना इसके डायमेंशंस को चेंज कर रहे हो। आप जो चेंज कर रहे हो केवल और केवल टेम्परेचर को कर रहे हो। तो टेम्परेचर को चेंज करने के साथ देखिए क्या क्या फर्क पड़ेगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर यहां पर बात करते हैं, देखिए सबसे पहला चीज मेटल को लेकर। ठीक है, अगर आपके पास मेटल है तो मेटल के केस में आपको क्या मिलेगा कि अगर आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ने के साथ टेम्परेचर मेटल के साथ अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज आपको समझ में आया। अगर मैं जैसे मेटल को लेके बात कर रहा हूं तो मेटल में क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा केस हम लोग बात कर सकते हैं क्या, अलॉय को लेके। ठीक है, अलॉय के साथ आपका क्या होगा, अलॉय समझते हैं मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। मिश्र धातु के साथ भी क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो R बढ़ेगा, लेकिन R जो होता है ये स्लाइटली इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका R है, R आपका क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मेटल के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अलॉय के साथ बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो आपका रेसिस्टेंस है ये भी आपका स्लाइटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड केस में अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं यहां पर, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर बात करें तो देखिए अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसका रेसिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सीधी सी बात, कंक्लूजन, मेटल के साथ टेम्परेचर बढ़ा है तो रेसिस्टेंस बढ़ा है। रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब इसमें जो करंट फ्लोइंग है, करंट फ्लोइंग क्या हो जाएगा, कम। इसका ये मतलब है कि कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा हीट करोगे उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा। अलॉय के केस में भी सेम है, टेम्परेचर बढ़ाने पर R बढ़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना स्लाइटली बढ़ता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई बढ़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपका रेसिस्टेंस है वो बहुत कम बढ़ेगा।
सेमीकंडक्टर के साथ देखेंगे तो उल्टा आपका रिलेशन दिख रहा है क्या, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा और रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होने का मतलब करंट फ्लोइंग बढ़ेगी। मतलब आप ये समझ सकते हो, आपने सुना है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब में क्या हम लोग डोपिंग आपने सुना होगा, जो आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा भी हो। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आपका क्या हीटिंग है तो वहां पर आपका क्या रेसिस्टेंस कम हो रहा है, तो रेसिस्टेंस कम होने के कारण क्या उसमें करंट फ्लोइंग बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ था जो टेम्परेचर को लेके था, तो किस मटेरियल में किस किस तरीके से आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बात की है फ्रेंड्स, थर्ड वाला जो पैरामीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेके, समटाइम्स यहाँ पर आपसे डाया को लेके भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो बेटर है हम डाया की कहानी यहीं पर क्लियर कर ले। डायामीटर, व्यास का, मान लीजिए कि सपोज इसका है डाया, हम लोग क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं A2 जो आपको एरिया मिला हुआ है, A2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज द π/4 d स्क्वायर। ये कुछ समझ में आए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है π/4 d स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हो, अगर इसका रेडियस के फॉर्मेट में लोगे तो πr स्क्वायर, r को d/2 लिखोगे तो वही आएगा π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमसे d को लेके बात करेगा तो भी हम कहानी कर सकते हैं क्या, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इसी चीज को मैं थोड़ा सा डाया के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पर बात करें, फॉर वायर, ठीक है, वायर। अब वायर का अगर बोल देगा तो वायर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही होता है, गोल ही होता है ना, मतलब आपको डाया ही मिलेगा। तो इस केस में अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और एरिया आपको क्या मिलेगा, दैट इज द π/4 d स्क्वायर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 4 आपका ऊपर गया तो 4 डिवाइड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। 4/π तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आप फाइनली यही लिख सकते हो क्या, R इज प्रोपोर्शनैलिटी, 4/π कांस्टेंट है तो 1/d का स्क्वायर। अब ध्यान देना, कई लोग धोखा ये कर जाते हैं कि अगर डाया दिया है तो डाया को इन्वर्स मत कर देना, जो आपका रेसिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली है, और वायर के लिए बात करेगा तो डी स्क्वायर का इनवर्सली है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। कहने का ये मतलब है क्या, कि अगर मैं यहाँ पर डाया को ट्वाइस कर देता हूं, मतलब D2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D1 कर दूं, D2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D1 कर दूं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर है, तो D2 इक्वल टू हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ D1 कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ D1 करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, पहला तो ये देखिए आप, तो D2 आपने क्या है, बढ़ा दिया है। तो जब D को जितना ज्यादा बढ़ाओगे रेसिस्टेंस क्या होगा, वही मतलब है कम होगा। आप D को जितना ज्यादा बढ़ाओगे आपको रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बात है कि R2 कितना होगा, तो R2 इक्वल टू आप देख सकते हो क्या, यहाँ पर ये आप लिखे R इक्वल टू 1 डिवाइड बाई D2 के जगह आपने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ D1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/4 D1 का स्क्वायर। मतलब D2 को अगर आप ट्वाइस D1 कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, डेट इज R1/4। ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आप R2 निकालोगे, D2 को अगर ट्वाइस करते हो तो रेसिस्टेंस कितना मिलेगा, स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा, 4। अभी मैं इसको और आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप एरिया और इसमें लेके कंफ्यूजन हो जाए। एरिया जो अगर आप ट्वाइस करोगे तो रेसिस्टेंस आधा होगा, लेकिन डाया को ट्वाइस करोगे तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा देखिए, इस पे मैं एक दो और आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इस कंडीशन पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि एरिया और डाया को लेके एक बार चलिए मैं यहाँ पर पैरेलली आपको एक टेबल बना दे रहा हूँ सीधा सीधा। यहाँ पर R इज, देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। और यहाँ पर वही लिखा है मैंने, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, डेट इज द 4/π d स्क्वायर, और सॉरी 4/π नीचे आएगा d स्क्वायर। मतलब आप सीधा सीधा लिख दिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये कुछ समझ में आया।
ये यहाँ पर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A लिखे हैं और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया जो मेरा एरिया जो है ट्वाइस ऑफ A1 कर दो, तो उस केस पे मेरा रेसिस्टेंस कितना बनेगा, तो इंडेफिनेटली R2 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, R1/2, यही तो मिलेगा। आप ट्वाइस ऑफ A1 रखोगे। अगर मान लीजिए कोई मुझसे बोलता है कि भैया A2 इक्वल टू थ्राइस ऑफ A1 कर दो, तो इस कंडीशन में जो आपको R2 मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, R1/3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि A2 इक्वल टू A1/2 कर दूं, तो A1/2 करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो R2 कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिख रहा है। दूसरा कंडीशन आप ये, अच्छा इसी में देख लो, A2 इक्वल टू मान लो A1/3 बोल दिया, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, R2। तो R2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ R1 है, तो ये आप देखेंगे तो बाई 3 है, बाई 3 करने से क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ R1। A1/3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ R1। यहाँ पर चेक करो तो यही कंडीशन हम लोग रखते हैं, मतलब एरिया के जगह अगर हम लोग डाय रखे तो देखिए D2 के जगह अगर हम लोग रखते हैं ट्वाइस ऑफ D1, तो यहाँ पर आपको जो रेसिस्टेंस मिलेगा R2 कितना मिलेगा, R1/2 आया हुआ था, अच्छी बात है। यहाँ पर D2 देखोगे तो D2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D1 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं R2 की बात करूँ तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/D स्क्वायर है, तो मतलब क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपको क्या मिलेगा, 1/4। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए D2 इक्वल टू थ्राइस ऑफ D1 कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर R2 अगर आप लोगे तो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, R1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 9। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें D2, तो D2 इक्वल टू नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जस्ट जैसे A1/2 है, तो मान लीजिए हमने D1/2 कर दिया, तो D1/2 कर दोगे तो R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब D1/2 तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ R1। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं D2 की बात करता हूँ, तो D2 इक्वल टू अगर मान लीजिए D1/3 कर दिया हूँ, ये आपको क्लियर है तो वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, R2, तो R2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ बात चल रही थी रेसिस्टेंस का, और अभी तक हमने जो कथा कहानी सुना हुआ है वो रेसिस्टेंस को लेके सुना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी को लेके कि रेसिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या चीज है। तो जस्ट ये जो आपका रेसिस्टेंस है यहीं से आपका निकला हुआ टर्म्स है, मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्सली वाला जो रिलेशन है यहीं से आपका क्या है, रेसिस्टिविटी का टर्म्स डिफाइन हुआ है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हम लोग रेसिस्टिविटी को लेके बात कर रहे हैं, तो ये रेसिस्टिविटी आपको किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, जैसा हम लोग रेसिस्टेंस को लेके बात कर रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होता क्या चीज है, देखो अभी हमने क्या देखा, जो हमारे पास रेसिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस है R हमने क्या देखा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यही तो लिखा हमने। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, A है। तो यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A बोला जा सकता है सीधा। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, ओम्स लॉ में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड रो, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और ये तो आपका नेक्स्ट मिला L/A। ठीक है, अब ये जो आपका रो कांस्टेंट आया हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये जो हमारे पास रो आया हुआ है, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो हमारे पास रो है, रो इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, RA/L। ठीक है, RA/L। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन करते हैं उस चीज को समझिए। क्या, अगर हमसे बोलता है कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो अगर रेसिस्टिविटी की बात करेगा तो ये जो आपको रेसिस्टिविटी दिख रहा है, सबसे पहले तो चलो इसका यूनिट को लेके बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट आपको क्या मिलेगी, तो रो A/L। ठीक है, यहाँ पर आप यूनिट देखिए, तो रो की यूनिट क्या है, R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम।
एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो फाइनली मैं रो की यूनिट अगर लिखना चाहूं तो 1 मीटर कैंसल है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, ओम इंटू मीटर। हमने क्या लिखा है, ओम इंटू मीटर। क्लियर है यहां तक? तो ये जो हमारे पास आया है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब मैं बात कर रहा था यहां पर कि ये जो हम लोग रेसिस्टिविटी को लेके बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन। तो रेसिस्टिविटी आपको किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है? तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन ए में आपको मिलेगा लेंथ, ऑप्शन बी आपको मिलेगा एरिया, ऑप्शन सी आपको मिलेगा टेम्परेचर, ऑप्शन डी आपको मिलेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे दिख रहा है, लेंथ पे दिख रहा है। ठीक है, और नो डाउट ए और बी एक साथ होगा नहीं, टेम्परेचर ऑल ऑफ दिस दिया, तो नो डाउट ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। और जैसे ही आप ऑप्शन डी टिक करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया गलत। ठीक है, क्यों गलत हो गया, यहाँ पे तो आपको डिपेंडेंसी दिख रहा है। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर जो मैं रेसिस्टेंस को लेके बात कर रहा हूँ, रेसिस्टेंस लेंथ बाय एरिया पे डिपेंड कर रहा था, और वहां से कांस्टेंट निकाल कर आया था, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का यहाँ से हमने फॉर्मूला जरूर निकाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल की होती है। क्या बोल रहा हूं, जो रेसिस्टिविटी होती है मटेरियल की होती है। जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी बॉडी के लिए रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी की जो रेसिस्टिविटी है उसको 1 ओम कब होगा, यहां पर देखिए इफ अगर मान लीजिए मैं एरिया यहां पर रख देता हूं 1 मीटर स्क्वायर, और मान लीजिए लेंथ यहां पे रख देता हूं 1 मीटर, तो अगर आप ये केस रख दोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, रो। तो रो इक्वल टू आपको मिलेगा आर ए बाई एल। तो यहाँ पे जो हम लोग आर लिख रहे हैं वो तो ठीक है, और 1 इंटू 1 तो फाइनली रो इक्वल टू आर आ गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या कि अगर मुझे रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना हो, या रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर कब जाएगा, तो आप बोल सकते हो क्या कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वायर हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लेंथ 1 मीटर हो। क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में उसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। मतलब यहां पर जो आपको रेसिस्टेंस दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, रेसिस्टिविटी के बराबर दिखेगा। तो अक्सर लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, धोखा खाते हैं डिपेंडेंसी में। तो जो आपकी रेसिस्टिविटी है ये केवल दो ही चीज पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल पे और एक किस पे, टेम्परेचर पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन सी टेम्परेचर मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए यहां पर दिखा देता हूं क्या, देखिए जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टिविटी की बात हो रही है ना, तो रेसिस्टिविटी आपका एक तो आपका डिपेंड करेगा सब्सटेंस पर, सब्सटेंस पर मतलब पदार्थ पर। कॉपर है तो कॉपर की एक रेसिस्टिविटी होगी, चाहे 1 मीटर का हो, चाहे 4 मीटर का हो, चाहे आधा सेंटीमीटर का हो। ठीक है, अगर जब तक आपका मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। और दूसरा जो आपका डिपेंड्स करता है वो आपका किस पे करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे मतलब जैसे जैसे किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा तब ये क्या होगा, उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस की क्या होगी, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी चेंज होगी। और मैं अगर बात करूं डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जो कि सबसे ज्यादा धोखा होता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो किस पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, उसके डायमेंशंस पे। ठीक है, डायमेंशंस पे आपका दोनों चीजें आ जाती है, ध्यान रखना। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में आपका क्या हो जाएगा, एक आपका डायमेंशंस में एरिया भी आ सकता है और दूसरा आपका क्या है, लेंथ भी आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, अक्सर इस चीज को लेकर लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो डायमेंशंस में एरिया और लेंथ पे आपका बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपका कॉपर है उसको छोटा करो बड़ा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो रेसिस्टिविटी है वही रहेगी जब तक आपका कॉपर उसी टेम्परेचर पे है। जैसे जैसे आपका कॉपर का टेम्परेचर या सब्सटेंस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, रेसिस्टिविटी भी चेंज होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी सब्सटेंस के लिए रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है,
जो आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के लिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस आपका जैसे वोल्टेज और करंट ये लेके हमने बात किया हुआ था, और जो रेसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, लेंथ और एरिया के साथ आपका रेसिस्टेंस वेरी कर रहा था। जो आपका रेसिस्टेंस अगर किसी पदार्थ के लिए बात करें तो लेंथ, एरिया, मतलब रेसिस्टेंस बोलेगा तो रेसिस्टेंस के लिए चारों फैक्टर इफेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस को, ठीक है। लेकिन रेसिस्टिविटी की बात करोगे तो रेसिस्टिविटी आपका क्या है, केवल ये दो पैरामीटर आपको इफेक्ट करेंगे, वो दो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये कुछ हमने बात किया बेसिक डिफरेंस जो कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में था, और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और यहां से काफी चीजें क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी आपके नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। बाकी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।